नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको बता दें कि खबर रायपुर से है, जहां सचिन पायलट के दौरे को लेकर तंज कसते हुए मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, सचिन पायलट जी का छत्तीसगढ़ में स्वागत है। जो अपनी खुद का उड़ान नहीं भर पाए, अब वो छत्तीसगढ़ को उड़ाने के लिए आ गए। वो खुद लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो दूसरों को लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। सचिन पायलट जी का छत्तीसगढ़ में स्वागत है। जो अपनी खुद की उड़ान नहीं भर पाए, अब वो छत्तीसगढ़ को उड़ाने के लिए आ रहे हैं। जो स्वयं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो दूसरों को लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को पहले ही नकार दिया है। सचिन जी, अब इन तिलों में तेल नहीं बचा है। आपका पार्टी का कोई नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहता और आपकी मेहनत यहां पर बेकार जाएगी। मुझे लगता है कि आप जाकर राजस्थान में मेहनत करें तो ज्यादा अच्छा हो। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से सचिन पायलट पर बीजेपी के द्वारा जुबानी हमला किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस वो तिल है जिसमें तेल ही नहीं बचा है, और उधर सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि बीजेपी ईडी का इस्तेमाल करके अपने विरोधियों को परेशान कर रही है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू हो गया है, लेकिन क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि सचिन पायलट जब से छत्तीसगढ़ की कमान उन्हें सौंपी गई है, कहीं ना कहीं सचिन पायलट को मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है भाजपा से? जी शिवम, बिल्कुल। आपको बता दें शिवम कि जब से छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव हुआ है, तब से लगातार छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बगावत देखे, साथ ही साथ नेताओं में आरोप प्रत्यारोप एक भूचाल सा बचा हुआ है, जिसे देखते हुए बीजेपी को मौका मिल गया है। सामने लोकसभा चुनाव भी है और बीजेपी इस मौके को अच्छे से भुना भी रही है, ये माना जा सकता है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट भी लगातार जो है, जब से उनको छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई है, वो लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि बात बनती नहीं दिख रही है, जैसा छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नेतृत्व चाहता है। और जहां तक बात, कुछ न कुछ बातें सामने निकलकर बराबर लगातार आचार संहिता लगा है, तब से कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। बराबर उनके अंदरूनी मामले पर आ चुके हैं, ऐसा कहा जा सकता है। अभी कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव से लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं कांग्रेस के, और वो एक चुनावी जनसभा में मंच पर ही कार्यकर्ताओं ने उनको जो है दिखा दिया। एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से भूपेश बघेल की को मुख्यमंत्रित्व काल का बताया गया कि अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कार्यकर्ताओं को अनदेखी किया गया, उनकी बातों को नहीं सुना गया, तमाम आरोप इस प्रकार के उनके ऊपर बराबर लग रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही पैसों की भी बात सामने निकल कर आई है, और हैं कांग्रेस के नेता हैं, महामंत्री रह चुके हैं, उन्होंने आरोप लगाया है, पत्र लिखकर दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को आरोप लगाया है कि 5 करोड़ रुपए की लेन देन गलत तरीके से किया गया। तो ऐसे कई आरोप जो है कांग्रेस पर अब लगते जा रहे हैं, और वहीं स्थानीय नेता भी कांग्रेस का दामन छोड़ते जा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिसको लेकर लोकसभा चुनाव में असर देखने को मिलेगा। जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभय नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय जी, जिस तरह से आपके ऊपर हमलावर रहे बीजेपी, उससे यह साफ तौर पर दिखाई देता है कि आप लोग में कहीं ना कहीं जो आत्मविश्वास है वो दिखाई नहीं दे रहा है इस सामने लोकसभा चुनाव में। देखिए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी तैयार है, और कांग्रेस कार्यकर्ता का विश्वास देखने के लिए और दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जो 11 उतारे हैं, उनमें कितनों की क्या स्थिति है, कितने बाहरी चेहरे को फेस कर रहे हैं। मोहन मंडावी जी कांकेर में घूम रहे हैं रामायण लेके, मुझे टिकट नहीं मिली। तो कांग्रेस की जो बची 5 सीटें हैं, बहुत जल्द नाम आएगा, और जो नाम आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग देखेंगे, उनको समझ में आएगा कि कांग्रेस ने किसको उतारा है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं, संगठन स्तर पे काम चल रहा है। सचिन पायलट जी कल ही दौरा करके
जांजगीर, बिलासपुर, रायपुर से लौटे हैं। जी, पूरी की पूरी तैयारी है। तो हमारे और साथ इस बार- जसविंदर सिंह बग्गा, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसविंदर जी, सचिन पायलट पूरा दमखम दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में पहुंच चुके हैं, पूरी रैली कर रहे हैं, पूरा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों पे। तो अभय जी, आपके पास आऊंगा मैं जानना चाहूंगा कि बीजेपी तो अपने 11 के 11 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है, मैदान में उतर चुकी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जिन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है उसमें कितना दम है उन प्रत्याशियों में? तो दम तो छोड़ ही दीजिए, अभी तक आप लोग अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान तक नहीं कर पाए हैं। देखिए, 6 जो प्रत्याशी हमारे डिक्लेयर हुए हैं उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव में हैं, ज्योत्सना महंत डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी है और सिटिंग सांसद थी, वो लड़ रही हैं। शिव डहरिया जांजगीर से लड़ रहे हैं। तो चुनाव जो हमारे 6 के 6 प्रत्याशी आए हैं, विकास उपाध्याय जी रायपुर में ताल ठोक रहे हैं, ब्रिजमोहन के सामने ब्रिजमोहन जी को भी पसीना आएगा। और उसी तरह जो 5 नाम बचे हैं उन पर मंथन चल रहा है। कुछ जातिगत समीकरण होते हैं, कुछ बड़े नामों पे भी चर्चा हो रही है। तो चर्चा हो के आज रात या कल तक आपके सामने नाम आ जाएंगे। और जिस तरह 6 नामों से बीजेपी विचलित है, उसी तरह जो 5 नाम आएंगे उससे विचलित होगी। और ये चुनाव देश के मुद्दे के चुनाव हैं। अभय जी आपके पास आऊंगा। हमारे साथ जसविंदर सिंह बग्गा हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं। जसविंदर जी, कांग्रेस ये कह रही है कि सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ में आने से बीजेपी के पेट में इतना क्यों दर्द हो रहा है? बीजेपी के पेट में दर्द क्यों होगा? छत्तीसगढ़ में वो सचिन पायलट आए हैं जो स्वयं राजस्थान में चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ना चाहते और इसलिए उन्हें छत्तीसगढ़ रवाना कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? सचिन पायलट के निर्देशन में उनके प्रभारी होने के बाद कांग्रेस में कितना बड़ा कंफ्यूजन है कि कांग्रेस के नेता लड़ने को तैयार नहीं है। आज तक ये अपने 5 लोकसभा उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है कांग्रेस। और जिनको उन्होंने तय भी किया है, जिनको बड़े बड़े नेता बता रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र, वो भूपेश बघेल पाटन के विधायक हैं। पाटन के मतदाताओं ने भूपेश बघेल को मत देके कांग्रेस को विजयी बनाया है और भूपेश बघेल पाटन को छोड़ के, दुर्ग के अपनी लोकसभा सीट को छोड़ के राजनांदगांव आ गए हैं। आखिर भूपेश पाटन के मतदाताओं को क्या मुंह दिखाएंगे बाद में जाके? जसविंदर जी, इस हिसाब से तो राजस्थान में वसुंधरा राजे को आप लोगों ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो क्या वो आप लोग के लिए प्रचार प्रसार नहीं करेंगी? क्यों नहीं करेंगी? पार्टी की कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता पहले पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता है, वह प्रचार करेगा ही करेगा। आज मोदी जी के पिछले 10 वर्षों के चमत्कारिक नेतृत्व को देख के, उनके द्वारा किए गए जन कल्याण कार्यों को लेके पूरी भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। वसुंधरा जी भी हमारी प्रमुख कार्यकर्ता है, वो भी मैदान में है और पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे वो। जी, अभय नारायण जी, सुन रहे हैं आप, क्या कुछ कह रहे हैं जसविंदर सिंह जी? जी, जनता पार्टी न तो मुद्दे की बात कर रही है न विकास की बात कर रही है। वो देश में कहीं घबराती है तो राहुल गांधी से, और प्रदेश में कहीं तकलीफ होती है तो भूपेश बघेल से। सचिन पायलट जी के लिए कह रहे हैं कि राजस्थान में नहीं जीते। अरे आपके कितने जीते चुनाव मैदान से हैं जो चुनाव जीते हैं? कभी दो सांसदों की पार्टी हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी, कभी लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी भी सीट खोजते घूमते थे हिंदुस्तान में। सारा इतिहास देश की जनता ने देखा। मुद्दों की बात करिए। छत्तीसगढ़ में आपके 9 सांसदों ने क्या काम किया, उन कामों की बात करिए। रेलवे जोन की ट्रेनें क्यों नहीं चल रही हैं, उस मुद्दे पे बात करिए। छोटे छोटे स्टॉपेज बंद कर दिए गए, उन मुद्दे पे बात करिए। महंगाई पे बात करिए, पेट्रोल की कीमत पे बात करिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए। लेकिन ये लगे हैं कि कौन मुख्यमंत्री जेल चला जाए, कौन कांग्रेस का विधायक सांसद टूट के आ जाए। ठीक है, बात करेंगे बातों के तो क्या भूपेश की माला जपते हैं पूरी 11 घूमेगा। अभय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जसविंदर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सचिन पायलट छत्तीसगढ़ पहुंचे, अब देखने वाली बात है कि वो कितना मात देने में कामयाब होते हैं बीजेपी को। मनोज आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां अपना दल के यानी कमेरावादी ने अपने प्रत्याशियों की सूची वापस ली है। तो अपना दल के ने 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की थी। मिर्जापुर, कौशांबी और फूलपुर में लड़ने का दावा किया था।
तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां अपना दल कमेरावादी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का जो ऐलान किया था 3 सीटों पर, उनकी सूची को वापस ले लिया है और जिन 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नामों का ऐलान किया था, मिर्जापुर, कौशाम्बी, फूलपुर में लड़ने का दावा किया था, अब उन नामों को वापस ले लिया है। तो इस खबर पर हमारे साथ मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या कुछ वजह रही, किन वजहों की वजह से प्रत्याशियों के नामों की सूची को वापस ले लिया गया? जी बिल्कुल, बता दूं कि अभी कल ही अपना दल कमेरावादी एक पार्टी की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल ने घोषणा किया था कि अब वह किसी प्रकार के रिश्ते समाजवादी पार्टी से नहीं रखेंगी और वह अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी की तरफ से पार्टी प्रत्याशी घोषित किए गए, तकरार हुई और इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती की एंट्री भी हो गई। सूत्रों का यहाँ तक भी कहना था कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने पल्लवी पटेल को यह कह दिया है कि वह उनके हाथी वाले सिंबल पर चुनाव लड़े। और उसके बाद यह भी कहा गया, बसपा सुप्रीमो की तरफ से मैसेज भेजा गया कि अगर वह हाथी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ती है तो फूलपुर या प्रयागराज की सीट पर वह चुनाव लड़े और वहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती अपने प्रत्याशी नहीं खड़े करेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी सामने आ गई कि पल्लवी पटेल ने अपने जो 3 प्रत्याशी घोषित किए थे उनका नाम वापस ले लिया। तो जिस तरह से जो राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है, इसके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं अब जो है पल्लवी पटेल एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि इस राजनीतिक खबर जब सामने आई थी कि दोनों सपा और अपना दल के बीच जो है रिश्ते खत्म हो गए, तो इसके बाद जो है प्रयासों का दौर शुरू हुआ। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एंट्री मारी और कहीं ना कहीं जो है पल्लवी पटेल या भी कहने से नहीं, क्योंकि वह किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रही है। और जिस तरह से जो राजनीतिक घटनाक्रम राज्यसभा चुनाव के बाद से चल रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं यह भी लग रहा कि पल्लवी पटेल जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर एक दबाव बनाना चाह रहे थे, लेकिन पल्लवी पटेल के दबाव के बावजूद भी अखिलेश यादव ने भी प्रत्याशी उतारे थे। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अब जो है इंडिया गठबंधन की पहल शुरू हो गई है, दोनों के बीच जो रिश्ते उसे खत्म किया जा सकता है। और यही वजह रही कि पल्लवी पटेल ने अपना प्रत्याशियों के नाम वापस ले लिए हैं मिर्जापुर, कौशाम्बी समेत 3 सीटों पर। और यह भी कहा जा रहा है कि जल्दी जो है वह एक साथ दिख सकती है इंडिया गठबंधन के साथ। जी आसिफ, सवाल तो ये है कि पल्लवी पटेल राज्यसभा चुनाव तक अखिलेश यादव के जो राज्यसभा कैंडिडेट हैं उनको वोट देती हैं, इसके बाद अचानक से अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारा जो ये गठबंधन था ये सिर्फ 2022 तक था। क्या इसको लेकर के मनमुटाव शुरू हुआ, यहां पर आकर के चीजें थोड़ी खराब होती चली गई? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से पल्लवी पटेल ने जो है प्रत्याशी घोषित किए और उसी समय जो है अखिलेश यादव ने भी अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार दिया, खासकर मिर्जापुर सीट पर। तो इससे कहीं ना कहीं जो दूरी थी और भी बढ़ गई, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच तकरार, यहाँ तक कि नोकझोंक की बातें सामने आई थी। लेकिन समय रहते अखिलेश यादव ने पूरी कमान अपने हाथ में ले ली, क्योंकि अखिलेश यादव की जो टीम है कहीं न कहीं वह कुछ मामलों में और कुछ मायने में जो राजनीतिक मायने हैं उसमें कहीं न कहीं फेल दिख रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार ओम प्रकाश राजभर के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और फिर पल्लवी पटेल, फिर संजय सिंह समेत कई नेताओं ने जो है सपा से रिश्ता तोड़ लिया। तो अब जो है कहा जा रहा है, सूत्रों का यह भी दावा है कि अखिलेश यादव कहीं न कहीं पल्लवी पटेल को मना लेंगे। और दूसरी तरफ बता दूं कि जिस तरह से अखिलेश यादव दाव चल रहे हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच भी दूरियां बढ़ गई, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन में सपा प्रमुख
के रिश्ते ठीक ठाक हो गए, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की बेचैनी भी बढ़ गई और वह लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि बीजेपी को हराना है और इंडिया गठबंधन में वह शामिल हो सकते हैं। तो एक तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए पूरी तरह से जो है आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ जानकारी शेयर करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल को ऑफर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी से समझौता तोड़ने का ऐलान किए जाने के बाद बीएसपी ने ऑफर किया। पल्लवी पटेल को प्रयागराज की फूलपुर या इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया। बीएसपी के सिंबल हाथी पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया। सूत्रों के अनुसार पल्लवी पटेल अगर अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहेंगी तो वहां बसपा समर्थन करेगी। इसके अलावा मायावती की पार्टी पल्लवी की सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी और समर्थकों से उन्हें वोट देने की अपील भी करेगी। हालांकि बीएसपी मायावती के पहले के ऐलान के चलते अपना दल कमेरावादी से औपचारिक तौर पर समर्थन नहीं करेगी। मायावती पल्लवी पटेल के सहारे अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश कर रही हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी की एक और लिस्ट जारी हो सकती है प्रत्याशियों की। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी एक और लिस्ट अपने प्रत्याशियों की जारी कर सकती है। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो गए हैं और यूपी के कई चेहरों पर स्थिति आज साफ हो सकती है जब लिस्ट जारी होगी। तो बीजेपी की तो लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी एक और लिस्ट अपने प्रत्याशियों की आज जारी कर सकती है और सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि जिन प्रत्याशियों की सूची जारी होगी उनकी लिस्ट फाइनल कर ली गई है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सादिक खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सादिक, क्या कुछ खबर है इस सूची में कौन कौन से नाम हो सकते हैं? जिस तरह से बड़ी बेसब्री से भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, लगभग वो समय पूरा होने वाला है। जिस तरह से सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है, पार्टी आज मुख्यालय पर भी हलचल तेज थी। आज शाम 7 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसकी अध्यक्षता खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित संगठन के प्रमुख चेहरे भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो माना जा रहा है कि आज 7 बजे के बाद से बैठक स्टार्ट होगी, जिस पर सभी राज्य, सबसे अहम राज्य जिस पर सबकी नजर गड़ी हुई, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल सहित कई राज्यों की आज सीटों का इस बैठक के बाद ऐलान हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जो मेन सीट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो गाजियाबाद और मेरठ पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार इन पर नया चेहरा उतार सकती है। साथ ही जिस तरह से जो केसरबाग के सांसद हैं, लगातार प्रतिभूषण के लिए आपने देखा तक के पीछे भी लगभग विरोध कर रहा था खिलाड़ियों की तरफ से, तो माना जा रहा है कि उनके टिकट पर भी अभी संशय है। लेकिन आज जो बैठक होने जा रही है, इस बैठक के बाद पूरी तरह से स्थिति साफ हो जाएगी। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 5वीं उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। जी सादिक, पहले तो ये बताइए कि इस बैठक में कौन कौन शामिल है, और दूसरी चीज ये कि वो कौन कौन सीट है जिस पर हो सकता है इस चुनावी जो प्रत्याशियों की लिस्ट है उसके घोषित होने के बाद उन पर ग्रहण लग सकता है, वो कौन कौन सी सीट है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सबसे हॉट सीट मानी जाती है, मेरठ और गाजियाबाद की सीट पर सबसे ज्यादा जो इस टाइम चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म है कि इन सीटों पर संशय बना हुआ है। माना जा रहा है कि गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कट सकता है। मेरठ से सांसद जो राजेंद्र अग्रवाल हैं, उनके टिकट पर भी संशय भी बरकरार है, क्योंकि जिस तरह से पहली जो सूची जारी हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश के जो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई थी, तो ये सीट होल्ड की गई थी। तो तभी से यही कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो होल्ड सीट हैं इन पर उम्मीदवारों को बदलने जा रही है। जी
नहीं सादिक, जब पहली लिस्ट जारी हुई 195 प्रत्याशियों की, जिसमें से 51 उत्तर प्रदेश के थे, और ये कहा जा रहा था कि जिन सीटों को होल्ड किया है बीजेपी ने उस पर गहन मंथन होगा, क्या यही वजह है कि इतना समय लगा उन सीटों पर मंथन करने के बाद? और वो कौन कौन से प्रत्याशी हैं जिनके नाम इसमें शामिल हो सकते हैं? क्योंकि जब पहली लिस्ट आई थी तो हमने देखा था कि 4 नए नामों के अलावा बाकी सब सिटिंग एमपीज थे और वही रिपीट किए जा रहे थे। लेकिन इन सीटों में जब ये 25 नामों की कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों की सूची जारी होने जा रही है, तो कौन कौन से नाम हैं जो बने रह सकते हैं और वो कौन कौन से नाम हैं जो इस लिस्ट से बाहर हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम मंथन की बात की जाए, जब ये सीट होल्ड हुई थी तो लगातार मंथन चल रहा था। अभी हम ये नहीं कह सकते कि मंथन समाप्त हो गया। आज शाम तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। जिस तरह की खबरें हैं कि वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो अभी भी उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जिन पर आज शाम में भी चर्चा होनी है। उसी के बाद फाइनल हो पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किन सीटों पर नए चेहरे उतारने जा रही है। जो 24 सीट बची हुई है उन पर भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपना प्रत्याशी तो उतार सकती है और सभी भी सीटों के जो उम्मीदवार हैं उनका ऐलान हो सकता है। जी सादिक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव और होली को लेकर पुलिस अलर्ट दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि चारों तरफ से घेराबंदी कर सिविल लाइन क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी में छापेमारी की गई और देशी शराब बनाने की भट्टी और हजारों लीटर लहन को नष्ट किया गया। साथ ही कई लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। तो वहीं पुलिस ने एक महिला के साथ कई लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि एसएसपी हेमराज मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध शराब और नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। थाना सिविल लाइन के अंतर्गत पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ में और एसपी सिटी और एससीओ सिविल लाइन, सीओ अन्य सभी थाना प्रभारी और बाकी चौकी इंचार्ज और उनके साथ में तो आदर्श कॉलोनी जो कि बातू टाइप से यहाँ पर रहती है और यहाँ पे अक्सर ये सूचना मिलती है कि वहाँ पे इलीगल शराब बनाई जाती है। और सभी को जानकारी है कि अभी होली का जो त्यौहार है होली निकलने उसमें है और चुनाव भी होने वाले हैं। तो इसी को देखकर आज हम सब लोगों ने यहाँ पे पूरी फोर्स के साथ में करीब 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस थी उनके साथ में पूरे एक घर की चेकिंग करी है और वहाँ से कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया है और उनके पास से कुछ इलीगल सामान है, जैसे ड्रग्स का कुछ सामान मिला है। कई जगह उनके यहाँ पे घरों में जो देसी शराब बनाने की जो भट्टियाँ हैं वो मिली है, उनको नष्ट किया गया था। शराब बरामद हुई है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।